हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। तो दो लाइन कहेंगे आपको कि खुल जाएंगे सभी रास्ते तो अपनी रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तो अपनी रुकावटों से लड़ तो सही, और सब कुछ होगा हासिल तो अपनी जिद पे अड़ तो सही। जी हाँ दोस्तों, जिद पे अड़ना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, ऐसे ही कुछ नहीं होता। ठीक है, सोच सोच कर बैठे रहने से कोई कुछ हासिल नहीं कर पाता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाकर मंजिल हासिल होती है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले। हम लोगों ने पिछला चैप्टर खत्म किया था, भूगोल का जो हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे सवालों को देखते हैं और आप लोगों को सारे सवालों के आंसर कमेंट बताने हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें से आपको कितना याद है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर की, जिम्मरमैन जो थे, जिम्मरमैन, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज हमारे लिए तब तक संसाधन नहीं जब तक हम लोग उसका प्रयोग करना शुरू नहीं कर देते। अगर किसी चीज का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर रहे, तो वो चीज हमारे लिए तब तक संसाधन नहीं है। कोई भी चीज हमारे लिए संसाधन तभी बनेगी जब हम लोग उसका उपयोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे उसके। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? तो जैव और अजैव। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन में किसको बोलते हैं? ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं। अजैव संसाधन किसको बोलते हैं? जो निर्जीव होते हैं। तो इसमें से कौन सा निर्जीव है? तो चट्टान हमारा क्या है? निर्जीव है। ये हमारे लिए अजैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? सौर ऊर्जा और ये पवन ऊर्जा हमारे लिए नवीकरणीय है, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत है या संचित कोष है? तो सौर ऊर्जा जो होता है और हमारा पवन ऊर्जा होता है, ये हमारा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूर्ति हमारे लिए दोबारा हो जाती है। ठीक है, तो कैसे संसाधन हो जाएंगे? नवीकरणीय। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही समाप्त होने वाले संसाधन, यानी कि कैसे हो जाएंगे? अनवीकरणीय, दोबारा इनका नवीकरण यानी दोबारा ही जल्दी से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमसे कहता है कि शमशान घाट, तालाब, सार्वजनिक पार्क किस प्रकार के संसाधन है? तो इन पे क्या होता है? पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे शमशान घाट और तालाब होती है, कैसे संसाधन हो जाएंगे? हमारे सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे। कौन से संसाधन हो जाएंगे? सामुदायिक संसाधन। अगला देखिए, समुद्र तट से कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपत्ति होता है? हम लोग पढ़े थे समुद्र तट से कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपत्ति होता है, तो वो हमारा 12 समुद्री मील, जो कि कितना हो जाता है? 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है। ठीक है, 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र, वो क्या हो जाता है हमारा? वो राष्ट्रीय संपत्ति होता है। ठीक है, आगे सवाल देखिए, आगे कहता है तटरेखा से 200 किलोमीटर 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है? हम लोग पढ़े थे 200 समुद्री मील की दूरी के बाद वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तो इसका उपयोग किसके? अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उनकी सहमति के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या है? संसाधन है लेकिन हमारे पास क्या है? उसका उपयोग करने का ये नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भंडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडार। ठीक है, आगे देखिए, सतत विकास का विचार सबसे पहले 1987 में किस रिपोर्ट में आया था? तो हम लोग पढ़े थे किस रिपोर्ट में? ब्रंटलैंड आयोग का जो रिपोर्ट था, ब्रंटलैंड आयोग का जो रिपोर्ट था उसमें सबसे पहली बार सतत विकास के बारे में बात रखी गई थी। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 था वो कहां आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में हुआ था, और ये रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रियो डी जेनेरो कहां था हमारा? कहां था? वो ब्राजील में था। ठीक है, अगला सवाल कहता है एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो ये भी कहां था? ये भी वही रियो डी जेनेरो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी में एजेंडा 21 की बात हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल हमसे कहता है किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो +5 सम्मेलन किसको कहते हैं हम लोग? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं, जो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल बाद हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे कहता है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को किससे बचाना था। तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था हमारा? ये जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था हमारा जोहानिसबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह किसका कथन था? हम लोग पढ़े थे, ये कथन किसका था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि हमको जरूरत पूरा करने के लिए तो हमारे पास सारी चीजें, हम लोग जरूरत तो आसानी से अपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास जमा करने के लिए, भविष्य के लिए बचा कर रखने के लिए, यानी कि पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। अगला सवाल देखिए हमसे क्या कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता यानी कि प्रमुख नेता कौन थे। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से प्रणेता देकर भी पूछ सकते हैं, याद रखिए प्रणेता यानी कि प्रमुख नेता। चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला सवाल क्या कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो कौन थे? वो मेधा पाटेकर थे, मेधा पाटेकर जी थे। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। अगला सवाल देखो हमसे क्या कहता है। अगला सवाल हमसे कहता है कि 1974 में प्रकाशित पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के संरक्षण संबंधी विचारों को रखा गया था। अच्छा, इसमें किसके तो इसमें किसके विचारों को रखा गया था? महात्मा गांधी के विचारों को ही रखा गया था। महात्मा गांधी के संरक्षण विचारों को ही, कि संसाधन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इसके इन विचारों को ही रखा गया था। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत के किन राज्यों में खनिजों और कोयला का प्रचुर भंडार है। तो भारत के किन किन राज्यों में? तो वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? झारखंड, मप्र यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या है? कोयला का प्रचुर भंडार है। हाँ चलिए, यहाँ पे हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क पढ़ेंगे जो कि है प्राकृतिक संसाधन, और उसमें भी सबसे पहले मृदा संसाधन के बारे में। ठीक है, तो मृदा संसाधन हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा इधर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc। अगर भाई का वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो।